हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम लॉबर्स। और आज की वीडियो के अंदर यार ये खासकर उन बच्चों के लिए जो जुडिशरी के एस्पिरेंट है, जो जज बनना चाहते हैं और खासकर दिल्ली के अंदर जो जज बनना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेशली वीडियो बनाई जा रही है कि अगर आप जुडिशरी के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो तो उसके लिए दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एक बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है, बहुत ही प्रेस्टिजियस सर्विस है। क्या क्या आपको इस चीज़ के बारे में, एग्जाम के बारे में पता होनी चाहिए, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कब इसके एग्जाम्स होते हैं, इसके एग्जाम में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें पूछे जाती हैं, आज सब कुछ मैं कवर करने वाला हूं। तो ये वीडियो यार एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स इससे पहले हम स्टार्ट करें यार, हमें ये जानना ज़रूरी है कि अगर दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का जो बच्चे एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं उनकी कौन सी पोजीशन के ऊपर रिक्रूटमेंट होती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि यार जो अभी अगर आप एग्ज़ाम देके और बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हो, बिल्कुल सबॉर्डिनेट लेवल से आपकी पोजीशन स्टार्ट होती है। आप हाई कोर्ट के जज ऐसे डायरेक्टली नहीं बन सकते, वो विद एक्सपीरियंस बनते हो। लेकिन जो आपकी अभी स्टार्टिंग होती है वो जनरली सिविल जज जूनियर डिवीजन से होती है, जिनकी जुरिस्डिक्शन 5,000 रुपीज से लेके 3 लाख रुपीज तक के केसेस सुनने की होती है। उसके बाद या तो आप रेंट कंट्रोलर भी हो सकते हो। रेंट कंट्रोलर कौन होता है? जो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के केसेस जनरली देखते हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी आपकी पोजीशन आपको बनाया जा सकता है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वो होता है जो 3 इयर्स तक की इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं। या जजेस ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट, जिनमें 5,000 रुपए तक का जो केस होता है वो जजेस ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट सुनते हैं। या सीनियर सिविल जज। सीनियर सिविल जज जनरली वो होते हैं जो सिविल जज में जिन्होंने 5 इयर्स का टाइम स्पेंड कर लिया होता है, उसके बाद उनको सीनियर सिविल जज प्रमोशन के बाद बना दिया जाता है। उसके बाद इनको नेक्स्ट प्रमोशन जो होती है वो जनरली इनको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल सेशन जज बनाया जाता है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है? तो फ्रेंड्स इसकी एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 32 ईयर्स होनी चाहिए। पहले 30 ईयर्स थी, अब बढ़ा के इसको 32 ईयर्स कर दी गई है। और एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में होती है कि क्या एडवोकेट रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि यार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एडवोकेट रजिस्टर होना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप एडवोकेट रजिस्टर्ड हो तब भी आप एलिजिबल हो, या आप क्वालिफाइड टू बी एडमिटेड एज एन एडवोकेट हो तब भी आप एलिजिबल हो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के लिए अपीयर करने के लिए। उसके बाद अगर फ्रेंड्स इसका जो प्रोसीजर है एग्जाम का, वो 3 स्टेज या 3 स्टेप प्रोसीजर है, जिसमें सबसे पहले एक प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है। उसके बाद जो बच्चे प्रीलिम्स को क्लियर कर लेते हैं उनको मेंस में बुलाया जाता है। और फाइनली फिर वाइवा वॉस होता है। वाइवा वॉस यानी कि इंटरव्यू होता है। तो एक एक करके क्या ये स्टेजेस होते हैं, मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि प्रीलिम्स में क्या आता है, मेंस में क्या आता है और वाइवा वॉस के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर मैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में बात करूं तो ये कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। इसके अंदर जो जो चीजें टेस्ट करी जाती हैं, इसके अंदर एक आपकी जनरल नॉलेज टेस्ट करी जाती है, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है, फिर इंग्लिश लैंग्वेज को टेस्ट किया जाता है और फिर लॉ को टेस्ट किया जाता है। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो इसकी मार्किंग स्कीम होती है वो 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर मिलता है। और जो नेगेटिव मार्किंग रहती है वो 1/4 रहती है, यानी कि -0.25 एवरी इनकरेक्ट आंसर के मिलते हैं। और 0 मिलता है अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हो। तो फ्रेंड्स लॉ के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं वो जानना जरूरी है। वो है कि आपको सीपीसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीआरपीसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईपीसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से पूछे जाते हैं, पार्टनरशिप से, आर्बिट्रेशन लॉ से, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से, लिमिटेशन एक्ट से और एविडेंस एक्ट से। इसके अलावा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीलिमिनरी एग्जाम के अंदर मिनिमम 60% मार्क्स आपके आने चाहिए, यानी कि 200 में से मिनिमम 120 मार्क्स जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के आने चाहिए एंड 55% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के आने चाहिए। तभी उनको मेंस एग्जाम के अंदर बुलाया जाएगा, अदरवाइज उनको मेंस एग्जाम के अंदर नहीं बुलाया जाएगा। उसके बाद अगर फ्रेंड्स मैं मेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात करूं तो मेंस एग्जामिनेशन के अंदर 4 तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है जनरल नॉलेज एंड लैंग्वेज का पेपर। उसके बाद सिविल लॉ 1 का पेपर, सिविल लॉ 2 का पेपर और क्रिमिनल लॉ का पेपर। तो जो जनरल नॉलेज एंड लैंग्वेज का पेपर होता है वो 250 मार्क्स का होता है एंड सिविल लॉ 1, 2 एंड क्रिमिनल लॉ के तीनों ये पेपर 200 मार्क्स ईच होते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं जनरल नॉलेज एंड लैंग्वेज की, तो जनरल नॉलेज के अंदर क्या होता है, इस एग्जाम के अंदर 2 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला ये जो जनरल नॉलेज का टॉपिक होता है, इसके अंदर आपको 100 मार्क्स का ये पेपर होता है,
जिसके अंदर आपकी जनरल नॉलेज एज वेल एज करंट अफेयर्स और इन्हीं सारे रिलेटेड टॉपिक्स को टेस्ट किया जाता है। और उसके बाद अगर मैं लैंग्वेज के बारे में बात करूं तो लैंग्वेज के अंदर आपकी एक्सप्रेशन को चेक किया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज। इसके अंदर क्या होता है, आपको दो पैसेजेस दिए होते हैं जिनकी आपको ट्रांसलेशन करनी होती है। एक को आपको इंग्लिश टू हिंदी करना होता है, ठीक है, और दूसरे को आपको हिंदी टू इंग्लिश करना होता है। और इसका वेटेज जो रहती है वो 150 मार्क का ये पेपर होता है, तो 250 मार्क्स तो ये हो गए। उसके बाद अगर मैं सिविल लॉ 1 वाले पेपर के बारे में बात करूं तो ये 200 मार्क्स का पेपर होता है। और इसके अंदर क्या क्या पूछा जाता है, इसके अंदर पूछा जाता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूछा जाता है, इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट पूछा जाता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पूछा जाता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पूछा जाता है, फैमिली लॉ पूछा जाता है, जिसके अंदर हिंदू लॉ एज वेल एज मुस्लिम लॉ दोनों ये पूछे जाते हैं। तो ये थोड़ा सा वाइड और वास्ट सब्जेक्ट है। उसके बाद दिल्ली का एक लोकल लॉ जो पूछा जाता है वो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट पूछा जाता है। दिल्ली जुडिशियल सर्विस एग्जाम के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लोकल लॉज कोई ज्यादा टेस्ट नहीं किए जाते, सिर्फ और सिर्फ ये एक छोटा सा टॉपिक है दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट जिसको टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा आपको कोई और लोकल लॉ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद टॉर्ट्स पूछा जाता है। तो ये तो सिविल लॉ 1 का सिलेबस था जो 200 मार्क्स का पेपर होता है। उसके बाद सिविल लॉ 2 में क्या पूछा जाता है, सिविल लॉ 2 के अंदर 4 सब्जेक्ट्स फिर पूछे जाते हैं, जिसके अंदर एक सीपीसी होता है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर लॉ ऑफ लिमिटेशन होता है, लिमिटेशन एक्ट से रिलेटेड, फिर लॉ ऑफ एविडेंस पूछा जाता है एंड लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन पूछा जाता है। तो ये 200 मार्क्स का एक सिविल लॉ 2 का पेपर होता है। और उसके बाद क्रिमिनल लॉ का पेपर होता है। और क्रिमिनल लॉ के अंदर क्या क्या पूछा जाता है, सीआरपीसी पूछा जाता है यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पूछा जाता है, फिर इंडियन पीनल कोड पूछा जाता है एंड अगेन लॉ ऑफ एविडेंस यहां पे भी पूछा जाता है। तो यानी कि लॉ ऑफ एविडेंस आपको सिविल लॉ 2 में भी पूछा जाता है एंड क्रिमिनल लॉ के अंदर भी पूछा जाता है, और ये भी 200 मार्क्स का पेपर होता है। उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट चीज होती है वाइवा वॉस यानी कि इंटरव्यू, जो कि 150 मार्क्स का होता है। अब इंटरव्यू में जाने का पहला प्रोसीजर ये है कि जो आपने मेंस के एग्जाम दिए उसके लिए भी एक क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपके हर एग्जाम, अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो आपके हर एग्जाम के अंदर मिनिमम 40% मार्क्स तो होने ही चाहिए। इसके अलावा 50% एग्रीगेट होना चाहिए, तभी आपको कंसिडर करा जाएगा इंटरव्यू के लिए। एंड अगर रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसके मिनिमम 35% मार्क्स होने चाहिए हर सब्जेक्ट के अंदर मेंस एग्जामिनेशन के अंदर, यानी कि जनरल नॉलेज और लैंग्वेज के अंदर, सिविल लॉ 1, 2 एंड क्रिमिनल लॉ के अंदर, एंड 45% एग्रीगेट होनी चाहिए, तभी उसको वाइवा वॉस के लिए बुलाया जाएगा। एंड वाइवा वॉस और इंटरव्यू के रिलेटेड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है उसके मिनिमम 50% मार्क्स इसके अंदर आने चाहिए, यानी कि मिनिमम 75 मार्क्स आउट ऑफ 150 वाइवा वॉस आने चाहिए, तभी उसको रिकमेंड किया जाएगा दिल्ली जुडिशियल सर्विस के लिए, अदरवाइज उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। एंड जो रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है उसके मिनिमम 45% मार्क्स इसके अंदर आने चाहिए, तभी उनको रिकमेंड किया जाएगा, अदरवाइज उनको भी रिकमेंड इस सर्विस के लिए नहीं किया जाएगा। एंड लास्ट फाइनल सिलेक्शन इसके अंदर कैसे होता है यार, यानी कि जो आपका स्कोर आया है मेंस के अंदर एंड जो आपका स्कोर आया है वाइवा वॉस के अंदर, उन दोनों को ऐड करके उनका एग्रीगेट निकाल दिया जाता है, जिसकी बेसिस पे रैंक आती है और जिसकी बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होता है। तो फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकलता है कि यार ये एग्जाम कब कंडक्ट होता है और इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो यार मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस एग्जाम का कोई डेफिनेट शेड्यूल नहीं है कि ये तब एग्जाम कंडक्ट होना ही होना है, जस्ट लाइक यूपीएससी, ऐसा कुछ नहीं है। ये एग्जाम कभी भी कंडक्ट हो सकता है। तो लास्ट एग्जाम जो ये कंडक्ट हुआ था ये 2019 के अंदर इसकी नोटिफिकेशन आई थी, 2020 के अंदर इसकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो आपको कैसे पता लगेगा कि यार ये एग्जाम कब होने वाला है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि यार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जैसे इसकी जब भी नोटिफिकेशन आएगी मैं इसकी वीडियो बना के यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। इसके अलावा आप दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट भी रेगुलरली मॉनिटर कर सकते हो, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ये एग्जाम कंडक्ट कराता है और जब भी इसकी नोटिफिकेशन आएगी वो दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर भी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर यार मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताई दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज के बारे में कि इसके एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या पूछा जाता है, ये एग्जाम कब कब होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कर देना,
मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। गॉड ब्लेस यू। ऑल द बेस्ट।